आतंकवाद क्या है? आतंकवाद की परिभाषा, इसका अर्थ और आतंकवाद के विभिन्न रूप या प्रकार कह लीजिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और कुछ आतंकवादी गतिविधियों के उदाहरण भी इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। यदि यह यूज़फुल लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लेलिस्ट में जाकर आप पॉलिटिकल साइंस के अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवा दिए। ये लास्ट आतंकवाद चैप्टर है जिसको मैं करवा रही हूँ। और भी बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। आतंकवाद क्या है? आतंकवादी कौन होता है? आतंकवादी या तो एक व्यक्ति हो सकता है या संगठन हो सकता है, यानी कि बहुत से व्यक्तियों का जो समूह होता है जिसका एक उद्देश्य होता है, ठीक है, एक समान उद्देश्य होता है, उसको बोलते हैं संगठन। तो एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति या फिर संगठन जो है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, अपनी बातें मनवाने के लिए क्या करते हैं, किसी देश पर या फिर किसी देश के व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं। या तो देश को निशाना बनाएंगे या व्यक्तियों को निशाना बनाएंगे, ठीक है, या फिर किसी संस्था पर वो आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, बमबारी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अवैध तरीके से वे लोग अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं आतंकवादी लोग। चलिए जानते हैं अच्छे से इस चैप्टर के बारे में क्या है, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपका। प्रोफेसर यशपाल के अनुसार आज संपूर्ण मानवता आतंकवाद से त्रस्त है। इसका खतरा और बढ़ेगा क्योंकि हम तकनीकी का इस्तेमाल मनुष्य की सृजनात्मक ऊर्जा को जागृत और दिलों के फासले को दूर करने के बजाय केवल भौगोलिक दूरी को दूर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। टेररिज्म जो है, आतंकवाद जो है, इसका खतरा और बढ़ने वाला है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है मनुष्य की सृजनात्मक ऊर्जा के जगाने और दिलों के फासले यानी दिलों की दूरी को दूर करने के बजाय केवल भौगोलिक दूरी जो होती है उसको कम करने के लिए कर रहे हैं। यही वजह है कि नस्ली, मजहबी और सांस्कृतिक वर्चस्ववादी आतंकवाद बढ़ रहा है, ठीक है। यानी विभिन्न प्रकार का जो आतंकवाद होता है वह बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग दिलों की दूरी को नहीं कम कर रहे तकनीकी के द्वारा, केवल भौगोलिक दूरी को कम करने में लगे हुए हैं। वर्ष 2014 में 2 ताज़ा घटनाओं ने दुनिया में दहशत और दबाव का माहौल बना दिया। इराक, सीरिया में सक्रिय आईएस की छाया ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। एक सिरफिरे ने सिडनी में लोगों को बंधक बना लिया। एक दिन बाद ही पाकिस्तान के पेशावर में तो आतंकवादियों ने 132 बच्चों को मारकर हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। 2015-16 में पेरिस, पठानकोट और ब्रुसेल्स पर आतंकवादी हमलों ने दुनिया को भयभीत होकर जीने के लिए मजबूर कर दिया। उरी 18 सितंबर 2016, नगरोटा 29 नवंबर 2016 तथा पुलवामा 14 फरवरी 2019 के आतंकवादी हमलों ने तो पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्य की परिभाषा, द एक्ट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म डेफिनेशंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक की शब्दावली में आतंकवाद संभवतः वह नया शब्द है जिसने पूरे विश्व का इन दिनों ध्यान आकर्षित कर लिया है। फिर भी आतंकवाद की सर्वसम्मत और सर्वव्यापी परिभाषा आज तक नहीं ढूंढी जा सकी है। बुनियादी तौर पर किसी भी देश की स्थापित वैध व्यवस्था के खिलाफ हिंसात्मक कार्यवाही को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया जाता है, ठीक है, किया जा सकता है क्योंकि वैध व्यवस्था अवैध हिंसात्मक हस्तक्षेप को कभी भी मान्यता नहीं दे सकती। कानूनी व्यवस्था जो होती है, कानूनी व्यवस्था किसी देश की, उसको बिगाड़ा जाता है आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा, ठीक है, क्योंकि वैध व्यवस्था अवैध हिंसात्मक हस्तक्षेप को कभी भी मान्यता नहीं दे सकती। आतंकवाद एक ऐसी कार्यवाही है जो प्रत्यक्ष, नियमित, संगठित और केंद्रीकृत नहीं होती है, अलबत्ता यह सघन और विस्तृत होती है। गुरिल्ला लड़ाई और नियमित घोषित युद्ध के बीच की यह व्यवस्था है।
इसकी परिभाषा यानी आतंकवाद की परिभाषा, अवधारणा, स्वरूप, कार्यशैली, रणनीति और शक्ति परिधि समयगत और परिस्थितिगत बदलते रहे हैं। समकालीन स्थापित राजसत्ता अपने मानदंडों के आधार पर आतंकवाद की परिभाषा और उसके लक्ष्यों को वैध या अवैध यानी कानूनी या फिर गैरकानूनी घोषित करती है। राजसत्ता के लिए आतंकवादी समाज विरोधी, शांति का दुश्मन और खलनायक हो सकता है, लेकिन वह बहुतों का हीरो भी हो सकता है। ठीक है, यानी राजसत्ता जो होती है, सरकार जो होती है देश की, उसके लिए आतंकवादी जो है वो समाज विरोधी होता है, यानी समाज का विरोध करता है, शांति भंग करता है इसलिए शांति का दुश्मन हुआ, और खलनायक यानी विलन हो सकता है। लेकिन आतंकवादी जो होते हैं वो बहुतों के लिए हीरो भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 17वीं सदी में भारत की केंद्रीय मुगलिया सत्ता की निगाहों में शिवाजी की हैसियत सिर्फ छापा मार या आतंकवादी की थी, लेकिन मराठों के वे हीरो थे। हिंदुओं के एक बहुत बड़े वर्ग के वे नायक यानी हीरो थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में रूसी जार सत्ता लेनिन, ट्राटस्की, स्टालिन जैसे क्रांतिकारियों को आतंकवादियों की श्रेणी में रखती थी, लेकिन 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन जननायक कहलाए, विश्व के महान क्रांतिकारी कहलाए। चीन में मौत से तुंग की स्थिति इससे भिन्न नहीं थी, इससे अलग नहीं थी। वे तो छापा मार युद्ध के महायोद्धा थे, लेकिन चीन की केंद्रीय सत्ता पर काबिज चांग काई शेक की नज़रों में वे सिर्फ छापा मार लड़ाकू या आतंकवादी थे। वही माओ बाद में संपूर्ण चीन के जननायक कहलाए, बल्कि अर्धदेवत्व में उन्हें रूपांतरित कर दिया गया। वियतनाम के हो ची मिन्ह और क्यूबा के कास्त्रो व चेगुवेरा के आतंकवादी से लोकनायक बनने की रूपांतरण गाथा भी इससे भिन्न, इससे अलग नहीं है। यदि भविष्य में स्वतंत्र या स्वायत्तता संपन्न तमिल इलम राष्ट्र अस्तित्व में आता है, तो निस्संदेह उसके राष्ट्र नायक बनने का गौरव लिट्टे सुप्रीमो प्रभाकरण को ही प्राप्त होगा। यह अलग बात है कि आज उन्हें विश्व के बर्बरतम आतंकवादियों में शुमार किया जाता है। यूरो अमेरिकी शिविर और इजराइल फिलिस्तीनी नेता यासर अराफत को आतंकवादी संगठन के नेता के रूप में देखते रहे हैं, जबकि फिलिस्तीनी जनता उन्हें अमन का मसीहा मानती रही है। साम्राज्यवादी बरतानिया सरकार की परिभाषा में रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे शहीद आतंकवादी से अधिक कुछ नहीं थे, लेकिन वास्तव में आज़ादी के लिए संघर्षरत यानी संघर्ष करने वाले भारतवासियों ने इन आतंकवादियों की क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, जननायक, मुक्ति योद्धा और अमर शहीद जैसे संबोधनों से परिभाषित किया है। उपयुक्त विवेचन से इन सब बातों से यह अर्थ निकलता है कि बागी, उग्रवादी, आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही जैसे संबोधन राज्य एवं परिस्थिति सापेक्ष है। परिस्थिति के अनुसार ये सब शब्द कहे जाते हैं। इन्हें विद्यमान परिवेश एवं परिस्थितियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इन संबोधनों की स्थिरता हमेशा विवादास्पद बनी रही है। राजसत्ता के चरित्र में बदलाव के साथ साथ इन संबोधनों में भी गुणात्मक बदलाव आता है। इस प्रोसेस का साक्षी है इतिहास, इसका सबूत है इतिहास। इसलिए छापा मार लड़ाकू, उग्रवादी और आतंकवादी को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषकों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों द्वारा आतंकवाद की अवधारणा को समय समय पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसके अनुसार आतंकवाद का अर्थ इस प्रकार है। शाब्दिक रूप में टेरर यानी आतंक शब्द लैटिन भाषा से आया है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है आपका कि आतंकवाद शब्द जो है किस भाषा से आया है? लैटिन भाषा से आया है। ठीक है, और रोमन समूह की भाषाओं में जड़ जमाने के बाद यह शब्द यूरोप की अन्य भाषाओं में भी प्रचलित हो गया है। इस शब्द से व्युत्पन्न टेररिज्म, आतंकवाद और एक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवादी कृत्य अब बहुत प्रचलित हो गए हैं।
कतिपय विचारकों ने आतंकवाद की व्याख्या सामाजिक खतरा उत्पन्न करने में समर्थ कार्य के रूप में की है। ठीक है, कई विचारक क्या कहते हैं, कई विचारक जो है कहते हैं कि आतंकवाद जो है यह सामाजिक खतरा उत्पन्न करने वाले कार्य है। रोमानिया के प्रोफेसर सर्दुलेस्कू के अनुसार आतंकवाद मूलतः संपत्ति तथा जीवन को भारी नुकसान पहुंचाने में बम तथा ऐसी ही अन्य समर्थ युक्तियों अर्थात विस्फोटों के रूप में स्वयं को प्रकट करता है। आतंकवाद के सार तत्व के संबंध में अपनी पुष्टि की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर सर्दुलेस्कू ने कहा कि समाज के सारे राजनीतिक तथा कानूनी संगठनों के हिंसक विध्वंस की दृष्टि से किए गए अतिक्रमण इसमें शामिल होते हैं। ब्रिया एम जेंकिंस ने आतंकवाद की परिभाषा करते हुए लिखा है कि हिंसा की धमकी, व्यक्तिगत हिंसात्मक कृत्य और लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य से हिंसा का विचार आतंकवाद है। सी स्वार्जनबर्गर के अनुसार एक आतंकवादी को उसके तात्कालिक लक्ष्य के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यह लक्ष्य है भय पैदा करने के उद्देश्य से यानी डराने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना, पावर का इस्तेमाल करना और इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट 1937 द्वारा आतंकवाद को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है। आतंकवाद का अभिप्राय उन आपराधिक कृत्यों से है जो किसी राज्य के विरुद्ध उन्मुख हो और जिनका उद्देश्य कुछ खास लोगों या सामान्य जनमानस के मन में भय या आतंक पैदा करना हो। कतिपय अन्य अध्ययनों में आतंकवाद की व्याख्या सामान्यतः किसी राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उग्रवादी हिंसा से उत्पन्न उठाया गया कदम, एक दोषग्रस्त शस्त्र जो अक्सर निशाना चूक जाता है, विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण आदि के रूप में की जाती है। आतंकवाद की परिभाषा करते समय ब्रिटेन के आधुनिक लेखक पॉल विल्किंसन ने जो भेद किया है उसको आवश्यक बताया है वे इस प्रकार है: युद्ध आतंक, दमनात्मक आतंक, क्रांतिकारी आतंक, उपक्रांतिकारी आतंक, राजनीतिक तथा वैचारिक उद्देश्य के लिए किए गए कृत्य जो राज्य पर अधिकार करने के लिए किए गए अभियान के भाग नहीं होते। अमेरिका के कैलिम्स ग्रास ने आतंकवाद की परिभाषा करते हुए निम्नलिखित में भेद करना जरूरी समझा है। ठीक है, किन चीज़ों में भेद करना जरूरी समझा है? घरेलू निरंकुशता के विरुद्ध संघर्ष और हिंसा, उन विदेशी विजेताओं के विरुद्ध हिंसा जो राष्ट्रों को नष्ट कर देते हैं और नागरिकों को गुलाम बना लेते हैं, और तीसरा जनतांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे कि नाजियों, फासिस्टों और उनके सहायकों ने किया था। आतंकवाद की नई परिभाषा यह है कि आतंकवाद अपने प्रत्यक्ष शिकार से अधिक व्यापक समूह पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए लक्षित यानी लक्ष्य बनाकर हिंसा की धमकी अथवा हिंसा का प्रयोग है। संक्षेप में आतंकवाद की अधिक पूर्ण परिभाषा इस प्रकार होगी: अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक पात्र द्वारा दूसरे पात्र के विरुद्ध निष्पादित आतंकवादी कृत्य। इसमें अ राज्य, ब मुक्ति के लिए युद्धरत राष्ट्र, सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निष्पादित आतंकवादी कृत्य शामिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाला आतंकवादी कृत्य जिन कारणों से अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में विचारणीय बन जाता है वे इस प्रकार है: अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों यानी पात्रों द्वारा निष्पादित होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्पन्न खतरे के कारण, उसमें निहित अंतर्राष्ट्रीय तत्व के कारण, किसी विशेष आतंकवादी कृत्य से उत्पन्न सामाजिक खतरे के कारण तथा इस तरह के कृत्यों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही संगठित करने में राज्य की दिलचस्पी के कारण। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, टेररिज्म एंड इंटरनेशनल सिनेरियो। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विख्यात अध्येता ब्रिया कोजर, ठीक है, इंटरनेशनल टेररिज्म के जो विख्यात यानी फेमस अध्येता है ब्रिया क्रोजर, उनके अनुसार 20वीं शताब्दी का आतंकवाद अपने स्वरूप में विलक्षण है यानी अलग प्रकार का है। यह समाज और राज्य व्यवस्था के लिए एक कलंक जैसा है। यह अपने स्वरूप में वैश्विक
ग्लोबल है, अर्थात विश्व भर के आतंकवादियों में आपसी भाईचारा है, क्योंकि वे मूलभूत विश्वासों एवं कार्य पद्धति में एक जैसे हैं। ये यानी आतंकवादी जो होते हैं ये एक दूसरे को प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति, हथियार जो सप्लाई करने में सहायता करते रहते हैं। सामान्यतया आतंकवादी संगठन के सदस्य सुशिक्षित युवा जन और युवतियां होती है। ठीक है, जो आतंकवादी संगठन होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो एजुकेटेड युवा होते हैं। ठीक है, एजुकेटेड युवा जन और युवतियां होती है। न्यूनाधिक रूप से ये मध्य वर्गीय परिवारों से संबंधित होते हैं। आधुनिक आतंकवाद का नकारात्मक पक्ष यह है कि यह हमेशा उदारवादी और पाश्चात्य श्रेणी की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपना प्रमुख निशाना बनाते हैं। यह स्थिति पूर्व काल से इस अर्थ में पूर्णतया भिन्न है कि पहले क्रांतिकारी दमनकारी शासकों या शासन तंत्रों जैसे कि जार द्वारा शासित रूस, ऑस्ट्रिया हंगेरियाई साम्राज्य या फ्रांस के एंशियन शासन को ही अपना निशाना बनाते थे। पिछले 3 दशक से हवाई जहाज़ों के अपहरण, दूतावासों में विस्फोट, कूटनीतिज्ञों के अपहरण, उत्तेजनात्मक कार्यवाहियाँ, सरकारी एवं गैर सरकारी मिशनों के विरुद्ध सीधे आक्रमण और प्लास्टिक व डाक बमों के विस्फोट आदि के बारे में चौंकाने वाली घटनाएं लगातार हो रही है। ऐसी कतिपय घटनाओं के उदाहरण हैं। 3 दिसंबर 1969 को यहूदियों के गुट ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सीरिया के प्रतिनिधि मंडल के मुख्य कार्यालय पर हमला किया। 3 मार्च 1971 को संयुक्त राष्ट्र संघ में इराकी मिशन के कार्यालय में पेट्रोल बम फेंका गया। 1972 के उत्तरार्ध में स्कॉटलैंड यार्ड को पार्सल या पत्रों के रूप में या लेटर्स के रूप में भेजे गए प्लास्टिक बमों की बाढ़ के कारण लंदन के पोस्ट ऑफिस में द्वितीय महायुद्ध के बाद पहली बार विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित करना पड़ा। अक्टूबर 1972 में यहूदीवासी मोसाद संगठन के सदस्यों ने पेरिस में एक फिलिस्तीनी किताबों की दुकान और फ्रांस में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रतिनिधि महमूद महसारी के घर को उड़ा दिया। 1973 में लुसाका के चीनी राजदूतावास में एक पार्सल बम फटा। 21 सितंबर 1976 को वाशिंगटन के शेरिडन सर्किल में एक विस्फोट में चिली की आलंदे सरकार के भूतपूर्व विदेश मंत्री लैंडो लेटेलियर मारे गए। हम ऐसे और बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। 1970 के दशक में कुल जितने आतंकवादी कृत्य हुए उनमें से आधे यूरोप में हुए, लैटिन अमेरिका में 21%, उत्तरी अमेरिका में 14%, मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका में यूरोप की तुलना में 2 गुना आतंकवादी कृत्य हुए। लेकिन 1978 में यह अनुपात उल्टा हो गया। 1970 से 78 के बीच आतंकवादी कृत्यों के कारण जो प्रत्यक्ष हानि हुई और उनसे जुड़े बीमा तथा सुरक्षा आदि मदों में जो अन्य खर्चे हुए उनका मूल्य अरबों डॉलर था। आतंकवादियों द्वारा अपहरित व्यक्तियों यानी अपहरण किए गए व्यक्तियों के लिए फिरौती की घोषित राशि ही 14 करोड़ 50 लाख डॉलर थी। एक अमेरिकी लेखक ब्रिया एम जेनकिंस ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और विश्व सुरक्षा ग्रंथ में लिखा है, पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद विशेष रूप से बढ़ गया मालूम होता है। राजनीतिक तथा अपराध जगत के आतंकवादियों ने विश्व के विभिन्न यानी अलग अलग भागों में रेलवे स्टेशन एवं हवाई अड्डों में यात्रियों पर हमले किए हैं। राजकीय भवनों, बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यालयों, शराबघरों और नाटक घरों में बम छुपाए हैं। विमानों, पानी के जहाज़ों और सिंगापुर में तो नावों का भी अपहरण किया गया है। हजारों यात्रियों को बंधक बनाया है, दूतावासों पर अधिकार किया है तथा सरकारी अधिकारियों, कूटनीतिज्ञों एवं व्यापारिक अधिकारियों का अपहरण किया है। हम लगभग हर रोज़ नई घटनाओं की खबर पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आतंकवाद एक नया तत्व हो गया है। आतंकवाद की घटनाओं में फिलिस्तीनी आतंकवाद सबसे पुराना है। अबू निदान जैसे आतंकवादियों ने विमान अपहरण और बम विस्फोट जैसी अनेक घटनाओं को सिलसिलेवार अंजाम दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए
पिछले 2 दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, चीन और श्रीलंका जैसे देश आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं। सन 1983 में बेरूत में अमेरिकी नौसैनिक ठिकाने पर कार बम विस्फोट में 240 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। 1988 में यूरोप में लॉकरबी के ऊपर अमेरिकी विमान पैनम उड़ान संख्या 103 में बम विस्फोट में 240 यात्री मारे गए। 1993 में न्यूयॉर्क के विश्व व्यापार केंद्र में हुए बम धमाके में 6 मरे और 1000 घायल हुए। 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में बम फटने से 168 लोगों की मृत्यु हुई। 1996 में सऊदी अरब में एक ट्रक में हुए बम विस्फोट में 19 अमेरिकियों की मृत्यु हुई। 1998 में केन्या और तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावासों में बम विस्फोट में 224 लोग मरे और लगभग 5000 घायल हुए। वर्ष 2000 में यमन में अमेरिकी विमान वाहक युद्धपात पर हमले में 19 अमेरिकी मारे गए। अमेरिका के 2 प्रमुख शहरों, व्यापारिक राजधानी न्यूयॉर्क तथा राजनीतिक राजधानी वॉशिंगटन डीसी के 2 महत्वपूर्ण ठिकानों पर 11 सितंबर 2001 जिसे 9/11 के रूप में जाना जाता है को आतंकवादी हमले किए गए। ठीक है, 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमले किए गए। इन हमलों में बिल्कुल नया आत्मघाती तरीका अपनाया गया। आतंकवादियों ने बोस्टन हवाई अड्डे से यात्री विमानों का अपहरण कर उन्हें पूर्व निर्धारित निशानों से टकराया, पहले से ही जिसका निर्धारण कर चुके थे उस पर ले जाकर टकराया। 4 विमानों में से 2 को विश्व व्यापार केंद्र के ट्विन टावर्स 2 टावर से अलग अलग 15 मिनट के अंतराल पर टकराया गया। तीसरे विमान को पेंटागन वॉशिंगटन डीसी भवन, जो कि अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है, से टकराया गया। चौथा विमान पेंसिल्वानिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इन हमलों में विश्व व्यापार केंद्र के दोनों टावर ढह गए। पेंटागन के विशाल क्षेत्रफल में बने 5 मंजिला भवन के एक हिस्से को भारी नुकसान हुआ। इन हमलों के मुख्य संदिग्ध के रूप में अमेरिका एवं उसकी गुप्तचर एजेंसी FBI ने अफगानिस्तान में रह रहे सऊदी आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की पहचान की। बाद की जांच में यह तथ्य भी उजागर किया गया कि इन हमलों में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश की हत्या का उद्देश्य भी शामिल था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक नज़र डालते हैं। 7 वर्ष की मेहनत के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1973 में बनकर तैयार हुआ था। उस वक्त इस पर अनुमानित लागत $75 करोड़ आई थी। 110 मंजिलों की यह ट्विन टावर 2 टावर वर्तमान दौर की विश्व की सबसे ऊंची 10 इमारतों में से एक थी। अमेरिका के चेस मैनहट्टन बैंक के अध्यक्ष डेविड रॉकफेलर ने 1962 में न्यूयॉर्क के गवर्नर नेल्सन डी रॉकफेलर की मदद से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण के लिए राजी किया था। इस इमारत की रूपरेखा अमेरिका के आर्किटेक्ट एमेरी रोथ और दिवंगत मिनोरू यामासाकी ने स्टेनलेस स्टील और शीशे से तैयार की थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण प्रबंधक प्रोफेसर हाइमेन ब्राउन है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पहला टावर 1364 फीट तथा दूसरा टावर 1362 फीट ऊंचा था। वर्तमान समय में विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई स्थित बुर्ज खलीफा है, जो 2717 फीट ऊंची है। 16 एकड़ भूमि के क्षेत्र में फैले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 1 करोड़ वर्ग फीट का कार्यालय स्थान था, ऑफिस का जो स्पेस था, जिसमें विभिन्न देशों की 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस थे तथा इनमें 50,000 लोग काम करते थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हर दिन यानी प्रतिदिन लगभग 1 लाख से अधिक पर्यटक एवं अतिथि मेहमान आते थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक भूमिगत बाजार था। एक भूमिगत बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी स्थित थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 70 दुकानें एवं रेस्टोरेंट थे। ट्रेड सेंटर की 110वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए लिफ्ट द्वारा मात्र 1 मिनट लगता था। 110वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल 1 मिनट लगता था।
जब 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर से अपहरण किए गए यात्री विमान यूनाइटेड एयरलाइंस के बोइंग 757 तथा बोइंग 767 टकराए, तब इन इमारतों में लगभग 15,000 लोग काम कर रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 26 फरवरी 1993 को भी आतंककारियों ने एक कार बम विस्फोट किया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। अमेरिका का पेंटागन एक नज़र। अमेरिकी रक्षा विभाग की एवं विश्व की यह सबसे बड़ी और सुरक्षित इमारत है। ठीक है, अमेरिका का पेंटागन जो सबसे सुरक्षित इमारत थी। पेंटागन अपने आप में एक शहर है जिसमें लगभग 23,000 लोग काम करते हैं, जिनमें सेना और नागरिक कर्मचारी शामिल है जो मिलकर अमेरिका के रक्षा विभाग का संचालन करते हैं। पेंटागन की इमारत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई थी तथा यहाँ मात्र 16 महीने ये जो है पेंटागन ये मात्र 16 महीने में बनकर 15 जनवरी 1943 को तैयार हुई। पेंटागन का ऑफिस जो है वो 37,05,793 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। ऊपर जाने के लिए 131 जगह सीढ़ियाँ व 19 स्वचालित सीढ़ियाँ हैं जो अपने से चलने वाली होती है सीढ़ियाँ। इमारत में 284 रेस्टरूम तथा 16 पार्किंग स्थल, 8,770 गाड़ियों के पार्किंग का स्थान है। पेंटागन से लगभग 2 लाख टेलीफोन रोजाना किए जाते हैं। इसमें सुरक्षा विभाग की 1 लाख मील की स्वयं की टेलीफोन केबल लगी है। पेंटागन में 17.5 मील के बरामदे हैं, परंतु इमारत के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में मात्र 7 मिनट का समय लगता है। ओसामा बिन लादेन, आतंकवादी दुनिया में जिसका बहुत बड़ा नाम है। सऊदी अरब के रियाद शहर में जन्मा ओसामा अरबपति था। एक आतंकवादी है ओसामा बिन लादेन, इसके बारे में कहा जा रहा है। सऊदी अरब के रियाद शहर में जन्मा ओसामा अरबपति था। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ओसामा को प्रशिक्षण दिया। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के वर्चस्व को ख़त्म करने की लड़ाई विभिन्न अफगान कबालियों ने लड़ी थी। उनकी मदद के लिए ओसामा बिन लादेन 3,000 अरबियन नौजवानों के साथ मौजूद था। ओसामा धनाढ्य था। विरासत में उसे करोड़ों डॉलर अपने पिता से मिले। वे सऊदी अरब में निर्माण व्यवसाय से जुड़े हैं। ओसामा की सऊदी अरब नागरिकता ख़त्म कर दी गई। पिता और भाइयों ने भी नाता तोड़ लिया। लगभग 1 दशक से ओसामा अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र में गोपनीय ठिकाने पर रहा। 46 साल के ओसामा ने कंधार में ही अपने पुत्र का विवाह किया। इस्लामी कट्टरता का प्रतीक बनकर उभरा ओसामा बिन लादेन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। लगभग 10 अरब डॉलर की कंपनी चलाने का पर्याप्त अनुभव रखने वाले इस शख्स ने सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र व प्रबंधन की डिग्रियां भी हासिल कर रखी थी। लादेन अल-कायदा नामक जो संगठन चलाता था उसमें 60 देशों में सक्रिय लगभग 200 आतंकवादी गुट शामिल थे। लादेन अद्भुत नेतृत्व और सांगठनिक क्षमता का मालिक था। एक मोटे अनुमान के अनुसार उसके पूरे नेटवर्क के पास 25 से 30 अरब डॉलर का खजाना था। उसके पास काबिल लोगों की पूरी फौज थी और वह कहीं भी बड़ी से बड़ी आतंकवादी कार्यवाही को अंजाम दे सकता था। कहा जाता है कि विश्व भर में 60 देशों की सरकारें ओसामा बिन लादेन की समर्थक रही। ओसामा बिन लादेन ने मिस्र, अल्जीरिया और यमन के विद्रोहियों को आर्थिक सहायता देकर अपनी ताकत में भरपूर वृद्धि की। इसी क्रम में उसने सूडान में नेशनल इस्लामिक फ्रंट की मदद से विभिन्न गुटों के आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए शिविर लगाए। नैरोबी और दार इस्लाम में कोई 2-2.5 वर्ष पूर्व अमेरिकी दूतावासों पर उसके द्वारा करवाए गए बमों के हमलों के सिलसिले में पकड़े गए उसके 4 लोगों ने न्यूयॉर्क की अदालत में जो बयान दिए उसके मुताबिक लादेन का मंसूबा जिहादिस्तान नामक एक अलग गणराज्य बनाना था। अमेरिकी सरकार ने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को 120 करोड़ रुपए, 12 मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा कर रखी थी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अमीर और धर्मभीरू परिवार में जन्मा ओसामा बिन लादेन इस्लामी कानूनों का काफ़ी जानकार माना जाता और इसी जानकारी ने लादेन को जिहाद की तरफ प्रेरित किया।
काबुल से 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रिस्कोर अलकायदा के सबसे बड़े और सबसे कुशलता से चलाए जा रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों में एक था। रिस्कोर में ओसामा ने मानव आतंकवाद का विश्वविद्यालय ही स्थापित कर रखा था। उसने युद्ध से जर्जर एक देश को अपहरित करके आतंक के स्रोत में तब्दील कर दिया। उसने लगभग एक मजहब का अपहरण कर लिया और सभ्यताओं के टकराव को हवा दे दी। भारत में आतंकवाद अप्रैल 2002। भारत में आतंकवाद की क्या स्थिति चली जानते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष संदर्भ में जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती रहती है ना। अप्रैल 2002 में गृह राज्य मंत्री CH विद्यासागर राव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारत में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, लिट्टे, हरकतुल मुजाहिदीन तथा सिमी समेत 31 प्रमुख उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। इनमें से कुछ ने पाकिस्तान अथवा पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान में अपने अड्डे बना रखे हैं। लिट्टे जैसे उग्रवादी संगठन श्रीलंका से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोहियों ने पड़ोसी देशों में अपने कैंप स्थापित कर लिए हैं। उल्फा तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB ने भूटान और बांग्लादेश में, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स ने बांग्लादेश में तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और इसके सभी गुटों ने म्यांमार और बांग्लादेश में अपने कैंप स्थापित किए हुए हैं। हमारा जम्मू और कश्मीर राज्य देश के विभाजन के बाद से ही पाकिस्तानी कूटनीतिक चाल का प्रमुख केंद्र बिंदु होने के कारण द्विराष्ट्र सिद्धांत की उसकी संकल्पना के अनुसार वह 1947 के विभाजन को हमेशा अधूरा मानता रहा है। उसने इस राज्य को हथियाने के लिए बार बार प्रयत्न किए। पहली बार सैनिकों के सक्रिय समर्थन के साथ कबाइलियों की घुसपैठ करवाकर और उसके बाद 3 युद्ध करके तथा वर्ष 1999 में कारगिल में अविवेकपूर्ण घुसपैठ के द्वारा, लेकिन हर बार उसे मुँह की खानी पड़ी। हर बार भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। नवंबर 2000 को भारत द्वारा कश्मीर में घोषित एकतरफा संघर्ष विराम मई 2001 तक चला। तब काफ़ी अटकलें लगी थी कि शायद इस समस्या का, जिसमें अभी तक 65,000 से भी ज़्यादा कश्मीरी नागरिक और भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जाने गई है, शांतिपूर्ण समाधान निकल आए। लेकिन आज भी इसी पाक समर्थित आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सीमा पर आमने सामने हैं। यह स्थिति किसी भी दिन युद्ध में बदल सकती है। इस समस्या के गंभीर मोड़ लेने के कारण एक बार फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की गुप्तचर शाखा ISI के इशारे पर 13 दिसंबर 2001 की सुबह 11:40 पर भारतीय संसद पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। आतंककारी संसद भवन परिसर में बाहरी सुरक्षा को तोड़कर घुस गए। इनमें से एक मानव बम भी था। यदि इन 5 आतंककारियों का सुरक्षा कर्मियों ने मार नहीं दिया होता, यदि इन 5 आतंककारियों को सुरक्षा कर्मियों ने मार नहीं दिया होता तो इनका निशाना भारत का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व था। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध तब शुरू किया जब पाकिस्तान ने यह देख लिया कि परोक्ष युद्ध में उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है। अघोषित युद्ध राज्य में असंतुष्ट युवकों की भावनाओं को भड़काकर और उन्हें गुमराह करके चोरी छुपे शुरू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 1989 to 1990 के वर्ष में घाटी से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर कश्मीरी युवकों को सीमा पार कराई गई। पाकिस्तान ने स्थानीय युवकों को विघटनकारी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया। उन्हें अति आधुनिक हथियार दिए गए और फिर उन्हें घाटी में उत्पात मचाने के लिए वापस भेज दिया। बाद में जब इन स्थानीय युवकों का मोहभंग हुआ और उन्हें स्थानीय समर्थन कम होने लगा तो पाकिस्तान को इस राज्य में पाकिस्तानी और भाड़े के विदेशी सैनिकों की घुसपैठ कराने पर मजबूर होना पड़ा। आज जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों में अधिकतर वे ही है। हालांकि अनुमान भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर में
इस समय 1500 से 2000 भाड़े के विदेशी सैनिक सक्रिय है, जिनकी घुसपैठ पाकिस्तान ने राज्य में आतंकवाद को कायम रखने और उस पर अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल बनाए रखने की चाल से किया है। भाड़े के ये विदेशी सैनिक मुख्यतः पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के हैं, जो पान इस्लामिक रूढ़िवादी उग्रवाद के लिए एक केंद्र के रूप में पाकिस्तान द्वारा निभाई जा रही खतरनाक भूमिका को उजागर करता है। पाकिस्तान का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी कुटिलता से आतंकवाद को बनाए रखता है और भारत को परेशान कर सकता है। कश्मीर समस्या के समाधान से भारत सहज हो जाएगा और व्यापक विकास के रास्ते पर आगे कदम भरने में समर्थ हो सकेगा। यही भावना पाकिस्तान को घाटी में आतंकवाद की आग को भड़काए रखने के लिए विवश कर रही है। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के अघोषित युद्ध ने विशाल स्वरूप धारण कर लिया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो है बिना घोषणा के युद्ध करती है, जिसने विशाल स्वरूप धारण कर लिया है। घुसपैठ में बढ़ोतरी करने और उसे कारगर बनाने के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पार से गोलाबारी में वृद्धि, भाड़े के विदेशी सैनिकों के प्रशिक्षण में बढ़ोतरी, जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों को धारदार नेतृत्व प्रदान करने के लिए परदेशी भाड़े के विदेशी सैनिकों का इस्तेमाल, उग्रवाद के दायरे को जम्मू और उससे आगे तक बढ़ाना, जिसमें राजौरी, पुंछ और डोडा पर अधिक ध्यान देना है, अर्थात पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ाना। ये सब पाकिस्तान कर रहा है भारत के खिलाफ, ठीक है, आतंकवादी गतिविधियां। घुसपैठ के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ कुछ उच्च तुंगता वाले दर्रों सहित नए रास्तों का प्रयोग, सांप्रदायिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए निर्दोष लोगों की हत्याएं कराना, सुरक्षा बलों पर आधुनिक हथियारों से और अलग अलग स्थानों पर अल्पसंख्यकों पर हमले करवाना, अचूक निशाने वाली लंबी दूरी के हथियारों के अधिकाधिक प्रयोग से उग्रवादी रणनीति में नया आयाम जुड़ा है। फिदायीन आत्मघाती दस्तों का लगातार प्रयोग किया जाना, राज्य में उग्रवाद को जारी रखने के लिए धन प्रवाह में वृद्धि, इसकी बड़ी मात्रा जाली मुद्रा होती है और यह हवाला के माध्यम से आता है। मिश्रित कश्मीरी संस्कृति को बदलने के उद्देश्य से पान इस्लामिक रूढ़िवादियों को जम्मू कश्मीर में अनवरत भेजते रहना, कश्मीर मामले पर भारत के खिलाफ पाकिस्तानी कूटनीतिक और आक्रामक कुप्रचार पुरजोर तरीके से जारी रखना, उग्रवादी गतिविधियों में स्थानीय युवकों को अधिक से अधिक शामिल करना, इसके लिए भर्ती अभियान तेज किया गया। इससे उग्रवादी आंदोलन को स्वदेशी रूप देने की कुटिल चाल को जामा पहनाया गया। जम्मू कश्मीर में बहुत से आतंकवादी गुट सक्रिय है, जिनमें मुख्य है हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी, तहरीक उल मुजाहिदीन और अल बदर। हिजबुल मुजाहिदीन को छोड़कर अन्य गुटों में अधिकांशतः भाड़े के विदेशी सैनिक हैं। हाफिज सईद लखवी, मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, मौलाना फजलुल्लाह जैसे आतंकियों के ISI का समर्थन व सुरक्षा हासिल है। ठीक है, इन आतंकियों को किसका समर्थन हासिल है? इनको ISI का समर्थन और सुरक्षा हासिल है। सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही मध्य एशिया में उत्तरी काकेशस के क्षेत्र में इस्लामी आतंकवाद ने पैर जमाने आरंभ कर दिए थे। पूरे उत्तरी काकेशस क्षेत्र को स्वतंत्र इस्लामी राज्य में रूपांतरित करना उनका घोषित लक्ष्य था। ठीक है, यानी आतंकवादियों ने घोषणा किया था कि पूरे उत्तरी काकेशस क्षेत्र को स्वतंत्र इस्लामी राज्य बनाएंगे। उनकी छत्र छाया में अपराधियों एवं मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में लगे व्यक्तियों को फलने फूलने का पूरा मौका प्राप्त हो रहा था। चेचेनिया में उन्होंने अपना केंद्र स्थापित कर लिया था तथा दागिस्तान को अपनी कार्यवाही के निशाने पर रखा था। अगस्त 1999 के आरंभ में लगभग 2000 इस्लामी आतंकवादियों ने चेचेनिया से दागिस्तान में प्रवेश किया तथा बोतलिक जिले में सक्रिय हो गए।
यह आतंकवादी आधुनिकतम हथियारों से लैस थे। रूस के प्रमुख शहरों में एकाएक बम विस्फोट होने लगे। आतंकवादियों की आपराधिक कार्यवाही ने रूस की सरकार को उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर किया। सेना के बढ़ते दबाव से आतंकवादियों को चेचेनिया में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। चेचेनिया की सरकार की हमदर्दी इस्लामी आतंकवादियों के साथ थी, अतः उसने आतंकवादियों के उन्मूलन के लिए रूस के साथ सहयोग नहीं किया। ठीक है, यानी रूस जो है आतंकवादियों को ख़त्म करना चाहता था, आतंकवादी गतिविधियों को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन चेचेनिया की जो सरकार थी उसकी हमदर्दी इस्लामी आतंकवादियों के साथ थी, इसलिए उसने आतंकवादियों के खात्मे के लिए, उसके उन्मूलन के लिए रूस का सहयोग नहीं किया, उसका साथ नहीं दिया। अतः रूस को चेचेनिया के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही का अवसर प्राप्त हो गया। सैनिक कार्यवाही 2 चरणों में चलाई गई। पहले तो हवाई हमलों के द्वारा आतंकवादियों के अड्डों, सैनिक ठिकानों तथा चेचेनिया के आर्थिक प्रतिष्ठानों, विशेषकर तेल उद्योग को नष्ट किया गया। आर्थिक प्रतिष्ठानों को नष्ट करने के लिए तर्क दिया गया कि इनसे होने वाली आय का बड़ा हिस्सा आतंकवादियों को लामबंद करने पर खर्च हो रहा था। सैनिक अभियान के दूसरे चरण में रूस की थल सेना ने चेचेनिया में प्रवेश किया तथा आगे बढ़ते हुए चेचेनिया की राजधानी ग्रोजनी को अपने नियंत्रण में ले लिया। चीन में आतंकवाद से पहले हम पढ़ लेते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2018 के बारे में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2018 के अनुसार विश्व के 84 देशों की सूची में भारत का आतंकवाद ग्रसित देशों में 7वां स्थान है। यानी आतंकवाद से 84 देश जो है प्रभावित है, जिसमें भारत 7वें नंबर पर है। भारत से ऊपर प्रभावित देशों में प्रमुख है इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, भारत, यमन, मिस्र तथा फिलीपींस। भारत में आतंकवाद से वर्ष 2017 में 384 हत्याएं हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक थे। भारत में आतंकवादी हमलों में 4 राज्य जम्मू एवं कश्मीर 19%, छत्तीसगढ़ 18% और मणिपुर 12% तथा झारखंड 10% सर्वाधिक हमलों के शिकार रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में 12% आतंकवादी हमले बढ़े। दुनिया के 3 प्रमुख आतंकवादी समूहों ISIS, तालिबान तथा माओवादी नक्सलवादी में तीसरा भारत में सक्रिय है। चीन में आतंकवाद की क्या स्थिति है? चीन में मुस्लिम आतंकवादियों का प्रकोप जारी है। यहाँ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सिनचियांग में वर्ष 1988 से यह आंदोलन चल रहा है। वर्ष 1997 में यहाँ के यानी कि चीन के अलगाववादी आतंकवादियों ने चीन के कई बड़े अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इनमें से 11 आतंकवादियों को जनवरी 1998 में फांसी दे दी गई। इन सभी पर निर्दोष बच्चों की हत्या, पुलिस के वाहन फूंकने और सरकारी संपत्तियों को जलाने का आरोप था। श्रीलंका में आतंकवाद। श्रीलंका में तमिल आतंकवाद किसी से छिपा नहीं है। स्वतंत्र तमिल इलम राज्य की स्थापना के लिए शुरू किया गया जो संघर्ष लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे के नेतृत्व में अनेक वर्षों तक जारी रहा। लिट्टे की छापामार लड़ाई में श्रीलंका की सेना के सैनिकों की हत्या आए दिन होती रहती थी। ईस्टर के दिन 21 अप्रैल 2019 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से श्रीलंका दहल गया। दिन भर हुए चर्चों, लग्जरी होटलों और गेस्ट हाउस में हुए 8 धमाकों में 39 विदेशियों समेत 359 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक लोग घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली। इससे पहले श्रीलंका में एक दिन का सबसे बड़ा हमला 15 अक्टूबर 1992 का था, जिसमें 172 लोग मारे गए थे। 1971 से 2009 तक श्रीलंका लिट्टे विद्रोहियों के हमले का शिकार रहा था। इस दौर में 1.5 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। अल्जीरिया, सूडान और मिस्र में आतंकवाद। अल्जीरिया, सूडान और मिस्र जैसे देश हजारों वर्ष पुरानी अरब संस्कृति से जुड़े रहे हैं। अब ये भी पिछले कई वर्षों से आतंकवाद की भट्टी में झुलस रहे हैं। अल्जीरिया में पिछले 6-7 वर्षों से आतंकवाद जारी है
और अब तक 75,000 से अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं। सूडान में 1958 से हिंसात्मक गतिविधियां जारी है। यहाँ का आतंकवाद कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। मिस्र का कट्टरवादी आतंक अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। आतंकवाद का भयावह साया तुर्की, जॉर्डन, लीबिया, ईरान आदि देशों में भी है। पेरू से लेकर फिलीपींस तक, अंगोला से लेकर अजरबैजान तक आतंकवादी गतिविधियां जारी है। आज विश्व के 4 देश आतंकवाद की चपेट में आ गए हैं। इनमें इराक, सीरिया, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान भी शामिल है। जून 2014 में आईएसआईएस ने सीरिया के बड़े हिस्से को कब्जाने के बाद इराक के कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया और संगठन के प्रमुख अल बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। पाकिस्तान में भी 3 प्रदेशों फाटा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर केंद्रीय सरकार का कब्जा नाम मात्र का रह गया है। आईएसआईएस के पास तेल की तस्करी के रूप में आय का भी एक बड़ा स्रोत हाथ आ चुका है। आतंकवाद रुग्ण समाज की उपज, टेररिज्म प्रोडक्ट ऑफ सिक सोसाइटी। ठीक है, सिक सोसाइटी की उपज है आतंकवाद। आतंकवाद राज्य एवं समाज के विषैले चरित्र की उपज है। ठीक है, आतंकवाद क्या है? राज्य और समाज के जो जहरीले चरित्र की उपज है आतंकवाद। ठीक है, राज्य एवं समाज के विषैले चरित्र की उपज आतंकवाद है। समाज में व्याप्त बहुआयामी विषमता एवं असंतुलन, क्षेत्रीय असमानताएं एवं आकांक्षाएं, सामंती एवं औपनिवेशिक मूल्य दृष्टियाँ, जातीय एवं वर्णगत वर्चस्ववादिता, धार्मिक असहिष्णुता, अवैज्ञानिकता, अंधविश्वास, धर्मगत राज्य व कट्टर राष्ट्रवाद, युद्ध उन्माद, तकनीकी कौशल का नकारात्मक प्रयोग, है ना, यानी तकनीक का गलत इस्तेमाल, राजसत्ता का कुलीनीकरण जैसी घातक प्रवृत्तियां, फांसीवाद, उग्रवाद और आतंकवाद को बीज, खाद, जल, जमीन प्रदान करती है। यानी आतंकवाद को फलने फूलने का अवसर प्रदान करती है। आतंकवाद की उत्पत्ति राज्यों में अल्पसंख्यकों या रंग भेद या जातीयता और धर्म के आधार पर अपनाई गई दमन और संरक्षण की दोगली नीति के कारण हुई। धार्मिक कट्टरवादिता एवं जातीय उन्माद और बाहरी राष्ट्रों द्वारा किए गए पोषण ने आतंकवाद को तेजी से विकसित किया। आतंकवाद विकसित होने का क्या कारण है? धार्मिक कट्टरवादिता, जातीय उन्माद और बाहरी राष्ट्रों द्वारा किए गए पोषण जो है आतंकवाद को विकसित करते हैं। आतंकवाद रुग्ण यानी बीमार सामाजिक व्यवस्था का उत्पाद है। आतंकवाद रुग्ण सामाजिक व्यवस्था अथवा बीमार सामाजिक व्यवस्था का उत्पाद है। इसकी उत्पत्ति राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मांगों की तरफ एक लंबे समय तक ध्यान न देने या एकाकीपन, अननोटिस्ड अलाइनेशन के परिणाम स्वरूप होती है। आज की स्थिति में असंतोष, हताशा, निराशा, उपेक्षा, शोषण और अत्याचार इसके प्रमुख कारण हैं। जब तक न्याय मिलने में देर या कुप्रबंध रहेगा, विलंब या कुप्रबंध रहेगा, आतंकवाद किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा। इन्हीं कारणों से नई सदी का आतंकवाद पहले से कहीं अधिक व्यापक, गहरा और शक्तिशाली बन चुका है। आतंकवादियों के पास रॉकेट लॉन्चर, तोपें, मशीन गनें, शक्तिशाली बम, आरडीएक्स जैसे विस्फोटक सामग्री, हेलीकॉप्टर, गुप्त विमान, अकूत जाली मुद्राएं, गोपनीय उद्योग व बैंक खाते, शक्तिशाली संचार प्रणाली, भूमिगत रेडियो और टीवी स्टेशन, आत्मघाती दस्ते जैसे विध्वंसकारी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब तक आपने जाना आतंकवाद क्या है और भिन्न भिन्न राष्ट्रों में आतंकवाद की क्या स्थिति है। अब आप जानेंगे आतंकवाद के रूप, फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद के रूप, आतंकवाद के प्रकार। आतंकवाद की अभिव्यक्ति कई रूपों में दिखाई देती है। आतंकवाद का पहला रूप मानव बम है। मानव बम एक ऐसा हथियार है जिसकी काट अब तक विश्व की किसी भी सुरक्षा एजेंसी, सरकार और सेना के पास नहीं है। मरने मारने का संकल्प लिए उच्च विस्फोटकों से लैस चलता फिरता कोई युवक या युवती मानव बम बना वह व्यक्ति 6 से 8 किलोग्राम आरडीएक्स को बेल्ट में भरकर अपने कमर से बांधे रहता है, जो ब्लास्टिंग कैप और बैटरी से जुड़ी रहती है। बेल्ट में भरे विस्फोटक का विस्फोटन इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर आधारित होता है।
जिसे मात्र एक छोटे से बटन को दबाकर विस्फोटित किया जा सकता है और वह बटन मानव बम बने व्यक्ति की सुविधाजनक पहुंच के भीतर मौजूद होता है। एक अनुमान के अनुसार इस समय विश्व में 75 से भी अधिक ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जिनके पास मानव बम मौजूद है। इनमें श्रीलंका का उग्रवादी संगठन लिट्टे प्रमुख था। मानव बमों को तैयार करने में भी इस संगठन को सर्वाधिक दक्षता हासिल थी। लिट्टे के पास मानव बमों की एक पूरी ब्रिगेड थी जिसमें 250 मानव बम आतंकवादी कार्यवाही के लिए हर दम तैयार रहते थे और 900 से ज़्यादा रंगरूट मानव बम बनने की प्रतीक्षा में रहते थे। सन 1980 से 2000 की अवधि में आतंकवादी कार्यवाहियों को अंजाम देने के लिए लगभग 275 मानव बमों का इस्तेमाल किया गया। इसमें सबसे ऊपर लिट्टे था जिसने तबाही मचाने के लिए सबसे ज़्यादा 168 बार मानव बमों का प्रयोग किया जिनमें हजारों लोग मारे गए और अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट हुई। लिट्टे के बाद दूसरे स्थान पर हिजबुल्लाह एवं सीरिया समर्थित आतंकवादी संगठन इस्लामी जिहादी ने इस अवधि में 1980 से 2000 की अवधि में 52 बार मानव बमों का इस्तेमाल किया। इनके अलावा ओसामा बिन लादेन का अलकायदा, फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट एवं हमास PKK के नाम से प्रसिद्ध तुर्की का कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और पाकिस्तान का लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद नामक उग्रवादी संगठन बड़ी संख्या में मानव बमों द्वारा हमला करने की क्षमता रखते हैं और हमला करते रहे हैं। अमेरिकी गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट 2000 के अनुसार इस समय पूरी दुनिया में 550 से 600 तक की संख्या में मानव बम तैयार स्थिति में घूम रहे हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। आज विश्व के किसी भी देश पर मानव बमों के हमले का खतरा मंडरा रहा है। सर्वाधिक खतरा ओसामा बिन लादेन के अलकायदा से है क्योंकि यह विश्व के खतरनाक से खतरनाक हथियारों से सुसज्जित सबसे बड़ा खतरनाक और सर्वाधिक संपन्न आतंकवादी संगठन है और इसका नेटवर्क विश्व के 60 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन कौन सा है? ओसामा बिन लादेन का अलकायदा। आतंकवाद का दूसरा रूप सुगठित और समुचित रूप से वित्त पोषित संगठन के रूप में दिखलाई देता है जो अपनी हिंसक और बलकारी गतिविधियों द्वारा संपूर्ण जनमानस को आतंकित करते हैं। आतंकवादी गतिविधियां अरब रिवॉल्यूशनरी ब्रिगेड और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों द्वारा संपन्न की जाती है और ये समूह आदेश, सदस्यता और उसके मुख्यालय से आबद्ध होते हैं। अनेक बार आतंकवादी कार्यवाही या घटना की जिम्मेदारी किसी न किसी समूह या गुट द्वारा ली जाती है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2017 के अनुसार दुनिया के 162 देशों का अध्ययन करते हुए आतंकवाद के सर्वाधिक शिकार 50 देशों का इंडेक्स प्रस्तुत किया गया है जिसमें क्रमशः इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान, यमन, सोमालिया, भारत, तुर्की, लीबिया, मिस्र, फिलीपींस और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो आदि प्रमुख है। इराक आतंकवाद से प्रभावित देशों में सबसे ऊपर है जहां 2015 में 2418 आतंकवादी हमले हुए और 6932 हताहत हुए। समसामयिक विश्व में प्रमुख आतंकवादी संगठन हैं। कुछ आतंकवादी संगठनों का नाम दिया गया है यहाँ पे। वे हैं डायरेक्ट एक्शन ग्रुप फ्रांस का है, अल फतह फिलीपींस संगठन, अबू निदाल संगठन फिलिस्तीनी संगठन, 15 मई अरब संगठन फिलिस्तीनी संगठन, एंग्री ब्रिगेड ग्रेट ब्रिटेन का है, आर्मीनियाई सीक्रेट आर्मी ऑफ द लिबरेशन ऑफ आर्मीनिया, बदर मीनहॉफ ग्रुप जर्मनी का है ये, ब्लैक जून फिलिस्तीनी संगठन, इलम रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका का है, हिरावल कतार इटली, जर्मन एक्शन ग्रुप जर्मनी, जापान लाल सेना जापान, मोसाद इजराइल का है, जनता विमुक्ति पेरूमन श्रीलंका का है और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन फिलिस्तीनी संगठन है, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी आयरलैंड। इनके अतिरिक्त इनके अलावा विश्व के कुछ अन्य देशों में सक्रिय आतंकवादी गुट है जैसे कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी गुट है बलूच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, आवामी, हरकतुल अंसार, जमातुल फारूक,
मुहाजिर कौमी मूवमेंट, हकीकी फैक्शन, मुताहिदा कौमी मूवमेंट, अल्ताफ फैक्शन, जमात उद दावा, लश्कर तैयबा, तहरीक तालिबान। 2003 से अब तक 55,000 पाकिस्तानी लोग आतंकी हमले से मारे गए। 5,000 पाकिस्तानी लोग वर्ष 2014 में आतंकी हमले से मारे गए। अफगानिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठन हैं: हरकत-ए इस्लामी, जमात इस्लाम, नेशनल इस्लामिक मूवमेंट, नॉर्दर्न एलियंस, तालिबान मिलिशिया, यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर द सल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान। इजराइल के कुछ आतंकवादी संगठनों के नाम हैं: अबू निडाल ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, फतेह उपरेसिंग, हमस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म्ड अरब स्ट्रगल, पैलेस्टीन लिबरेशन फ्रंट, अबू अब्बास फैक्शन, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। सऊदी अरेबिया के आतंकवादी संगठनों के नाम हैं: हिजबुल्लाह गल्फ, इस्लामिक जिहादिन हिजाज, जमात अल अदाला अल अलामिया, लोगियोन ऑफ द मार्टिर अब्दुल्लाह अल हुफाइजी, मूवमेंट फॉर इस्लामिक चेंज, टाइगर्स ऑफ द गल्फ। अल हरकतुल इस्लामिया, अंसार हिजबुल्लाह, बबाक, खुरामदीन ऑर्गेनाइजेशन, बैनर ऑफ कावे, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानिया कुर्दिस्तान, नेशनल लिबरेशन आर्मी ऑफ ईरान। आतंकवाद का तीसरा रूप राज्य प्रायोजित, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। जैसे स्टेट जो है, राज्य जो है स्पॉन्सर करती है, ठीक है, इसको आर्थिक सहायता देती है, आतंकवाद है, इसको हर तरह से सहायता प्रदान करती है। विश्व के कई ऐसे देश प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से यानी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आतंकवाद को सह व प्रश्रय दे रहे हैं। पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल टेररिज्म 1989 नामक रिपोर्ट में 6 राष्ट्रों क्यूबा, ईरान, इराक, लीबिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी यमन और सीरिया को राज्य प्रायोजित आतंकवाद का समर्थक माना गया है, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जो है समर्थक माना गया है। ऐसे देशों की सूची में अब पाकिस्तान का नाम भी जुड़ गया है। यह बात 100% सत्य है कि आतंकवाद तभी फूलता फलता है जब उसे समर्थन देने वाले बाहरी देश हो। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान ही है और इसे अंजाम देने का कार्य ISIS कर रहा है। पाकिस्तान की इस खुफिया एजेंसी ने भारत में लगभग 2 दशकों से आतंकवाद फैला रखा है। पहले उसने पंजाब में आतंकवाद फैलाया और अब जम्मू कश्मीर में विदेशी और भाड़े के आतंकवादियों की मदद से आतंकवाद तेज कर दिया है। आतंकवाद का चौथा रूप इस्लामिक आतंकवाद है। इस्लामिक आतंकवाद का अर्थ यह लगाया जाता है कि जो राष्ट्र इस्लाम को मानते हैं वो आतंकवाद के रास्ते पर है, या दूसरे अर्थ में कहे तो इस्लाम का कट्टरवादी नेतृत्व पूरी दुनिया में रहने वाले इस्लाम के अनुयायियों को अपने साथ लेकर चलना चाहता है और विश्व के अनेक क्षेत्रों में इस्लामी राज्य स्थापित करना चाहता है। इस्लाम के प्रति निष्ठा उन्हें एक भावना के सूत्र में बांधती है जो देश की सीमा विभाजन से प्रभावित नहीं होती। यही इस्लामिक भावना जुनून की हद तक पहुंच जाती है जो उन लोगों के विरुद्ध कार्य करती है जो इस विचारधारा को नहीं मानते। यह जुनून, यह पैशन जो है इस सीमा तक इन पर सवार हो जाता है कि आत्म बलिदान के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इस संघर्ष को वह जिहाद कहते हैं और जिहाद के जुनून में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी इमारतों को कब्रगाह बनाने में फक्र का अनुभव करते हैं। रूसी संघ के राष्ट्रपति पुतिन के अनुसार आतंकवादी शक्तियां अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए धर्म का दुरुपयोग करती हैं ताकि वह धार्मिक जनता की सहानुभूति पाने के साथ ही भोले भाले धार्मिक नौजवानों को अपनी फौज में आने के लिए प्रेरित कर सके। ऐसा कहा जाता है कि अनेक इस्लामिक देशों में आतंकवाद एक सुगठित स्वतंत्र विचारधारा का रूप लेता जा रहा है जिसे एक विषय की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह आतंकवादी विश्वविद्यालय खोलकर पढ़ाया जाने लगा है और नवीन आतंकवादी तकनीकों पर शोध की जाने लगी है। इन विश्वविद्यालयों में मुस्लिम नवयुवकों को प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। इन प्रशिक्षित नवयुवकों की आतंकवादी सेना में नियमित भर्ती कर दी जाती है। इस प्रशिक्षित फौज का प्रयोग वह छोटे राज्य जो बड़े राज्यों से सीधे युद्ध कर किसी भूभाग को प्राप्त नहीं कर सकते या किसी प्रांत को स्वतंत्र नहीं करा सकते, भाड़े पर लेकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हथियारों की तस्करी के साथ साथ अन्य किसी प्रकार के कार्य भी
इन प्रशिक्षित लोगों से कराए जाते हैं। अब तक मैंने आपको 4 प्रकार के आतंकवाद के बारे में बताया। अब जानेंगे परमाणु आतंकवाद का खतरा क्या है। आतंकवादियों द्वारा किसी परमाणु हमले का खतरा कितना गंभीर है, इसका पता अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा जुटाई गई सूचनाओं से चलता है, जिन्हें परमाणु और रेडियोधर्मी तत्वों के एक इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस में सम्मिलित किया गया है। दुनिया भर में 1993 से 2014 तक संवेदनशील परमाणु सामग्री और रेडियोधर्मी स्रोतों के अनाधिकारिक स्वामित्व और चोरी के कुल 2734 पुष्ट मामले सामने आए हैं। IAEA का आकलन है ITDB में दर्ज घटनाएं दिखाती है कि परमाणु और अन्य रेडियोधर्मी सामग्रियों की तस्करी हो रही है और इनकी चोरी, लापता होने और अन्य अनाधिकारिक हरकतों जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। आज परमाणु आतंकवाद का खतरा वास्तविक है। संयुक्त राष्ट्र संघ और आतंकवाद, द UN एंड टेररिज्म। संयुक्त राष्ट्र ने कानूनी और राजनीतिक दोनों ही उपाय करते हुए आतंकवाद की समस्या पर लगातार ध्यान दिया है। कानूनी क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेषित एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ बुनियादी कानूनी दस्तावेज की रचना करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के एक नेटवर्क को विकसित किया है। ऐसी विशेषित एजेंसियां हैं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन IMO और अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA। बुनियादी कानूनी दस्तावेज की रचना करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं विमानों पर किए गए अपराधों एवं कतिपय अन्य कार्यों पर कन्वेंशन 1963 में टोक्यो में स्वीकृत हुआ। विमानों के गैर कानूनी कब्जे के निरोध हेतु कन्वेंशन, द हेग 1970। नागर विमानन की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कार्यों के निरोध पर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल 1971। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो होगा आतंकवाद को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कदम उठाए हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, राजनयिक प्रतिनिधियों सहित अंतर्राष्ट्रीय रूप से सुरक्षा प्राप्त लोगों के खिलाफ अपराधों के निरोध एवं दंड पर कन्वेंशन, न्यूयॉर्क 1973 में हुआ। आणविक सामग्री की भौतिक सुरक्षा पर कन्वेंशन, वियना 1980। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन के लिए उपयोग किए जा रहे हवाई अड्डों पर हिंसा के गैर कानूनी कार्यों के निरोध के निमित्त प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल 1988। समुद्री नौकायन की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कार्यों के निरोध पर कन्वेंशन, रोम 1988। महाद्वीपीय समुद्री चट्टान श्रेणी पर स्थित फिक्स्ड प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कार्यों के निरोध पर प्रोटोकॉल, रोम 1988 में हुआ। खोज के उद्देश्य से निमित्त प्लास्टिक विस्फोटकों के विपणन पर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल 1991। महासभा ने 4 कन्वेंशन प्रस्तुत किए हैं। बंधक बनाने के खिलाफ कन्वेंशन, 1979 में पक्ष राज्य बंधक बनाने के काम को उपयुक्त दंडों द्वारा दंडित करने पर सहमत हो गए हैं। वे अपने क्षेत्र को कतिपय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने, सूचना के विनिमय यानी एक्सचेंज और किन्हीं भी आपराधिक या प्रत्यर्पण प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए भी सहमत हो गए हैं। यदि कोई पक्ष राज्य किसी आरोपित अपराधी का प्रत्यर्पण नहीं करता तो उस मामले को अपने ही अधिकारियों के समक्ष अभियोजन के लिए अनिवार्यता रखना चाहिए। दिसंबर 2000 तक कन्वेंशन के 94 पक्ष राज्य थे। संयुक्त राष्ट्र एवं सहयोगी कर्मचारियों की सुरक्षा पर कन्वेंशन 1994 के लिए 1993 में महासभा ने क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों पर हमलों की अनेक घटनाओं के बाद अनुरोध किया था। इन हमलों में लोगों के घायल होने के अलावा मौतें भी हुई थी। दिसंबर 2000 तक इस कन्वेंशन के 49 पक्ष राज्य थे। आतंकवादी बमबारी के निरोध के निमित्त अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1997 का उद्देश्य आतंकवादी बमबारी के लिए वांछित लोगों को सुरक्षित स्थलों से वंचित रखना है। इसके अनुसार प्रत्येक पक्ष राज्य को वचनबद्ध किया गया है कि यदि वे प्रत्यर्पण करने वाले अन्य राज्य को ऐसे वांछित लोगों का प्रत्यर्पण नहीं करते हैं तो वे स्वयं उन्हें दंडित करें। यह कन्वेंशन 22 राज्यों द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद लागू हो जाएगा।
दिसंबर 2000 तक 17 राज्यों ने इसकी पुष्टि की है। आतंकवाद को वित्त पोषण करने के निरोध के निमित्त अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1999 पक्ष राज्य को आतंकवादी गतिविधियों को धन देने के आरोपी व्यक्तियों को या तो दंड देने का या उनका प्रत्यर्पण करने के लिए वचनबद्ध करता है। इसमें बैंकों को संदेहजनक लेन देन की पहचान के लिए उपाय करने की जरूरत भी है। 22 राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि के बाद कन्वेंशन लागू हो जाएगा। दिसंबर 2000 तक 2 राज्यों ने उसकी पुष्टि कर दी थी। महासभा द्वारा 1996 में स्थापित एक समिति आणविक आतंकवाद के कार्यों के निरोध के लिए एक कन्वेंशन को विस्तार से संपन्न कर रही है। राजनीतिक क्षेत्र में महासभा ने 1994 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के उपायों पर घोषणा और 1996 की घोषणा की संपूर्ति के लिए घोषणा स्वीकार की, जो आतंकवाद के सभी कार्यों और व्यवहारों को वे जहां भी जिसके द्वारा किए जाए अपराध और अनुचित ठहराते हुए उसकी भर्त्सना की। महासभा के 48वें अधिवेशन 1993 में इस आशय का एक प्रस्ताव कि आतंकवाद मानवाधिकारों के मार्ग का एक रोड़ा है सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत ने पेश किया था। इस संकल्प में आतंकवाद की कार्यवाहियों, तरीकों और उसके अमल की स्पष्ट शब्दों में यह कहकर निंदा की गई, बुराई की गई कि ये ऐसी कार्यवाहियां हैं जिनका उद्देश्य मानवाधिकारों, आधारभूत स्वतंत्रताओं, लोकतंत्र का विनाश करना तथा राज्यों की प्रादेशिक अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना और विधिता गठित सरकारों को अस्थिर करना है। इसने सभी राष्ट्रों का आह्वान किया कि आतंकवाद को रोकने, उसका मुकाबला करने तथा उसे समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। पाकिस्तान ने इस बात की कोशिश की कि आतंकवाद के दायरे से आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष को बाहर रखकर इस प्रस्ताव में तदनुरूप संशोधन किया जाए, लेकिन समिति में उसकी बात को कोई समर्थन नहीं मिला। 11 सितंबर 2001 9/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए भयंकर आतंकवादी हमलों ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची के केंद्र में ला दिया। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों की निंदा करने संबंधी संकल्प 1368 पारित किया। उसके बाद 28 सितंबर 2001 को उसने संकल्प 1373/2001 पारित किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए विविध और व्यापक उपायों एवं नीतियों का उल्लेख है। इस संकल्प में अन्य बातों के साथ साथ सभी राज्यों से आतंकवादी कृत्यों को धन देने से रोकने और उनका दमन करने, संभावित आतंकवादियों की सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाने, आतंकवादियों को किसी प्रकार का समर्थन देने जिसमें भर्ती और प्रशिक्षण आदि शामिल है, से बचने का आह्वान किया है। निष्कर्ष: आज आतंकवाद की सबसे बड़ी चुनौती आतंकवादियों के पास अति आधुनिक हथियारों का होना है। अब आतंकी संगठनों के पास विभिन्न प्रकार के घातक हथियार एवं विस्फोटक उपलब्ध है। नाभिकीय हथियार, रासायनिक हथियार और जैविक हथियार भी आतंकवादियों की पहुंच की परिधि में है। आतंकवादी आज इस स्थिति में है कि वे किसी भी प्रचलित महामारी के जीवाणु, कीटाणु, विषाणु प्रयोगशाला में तैयार कराकर उसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसी भयावह चुनौती से निपटने के लिए दुनिया के सभी छोटे बड़े देशों को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि यह चुनौती किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की है। अब आप लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आतंकवाद चैप्टर से रिलेटेड, और ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये जो पेपर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये जो प्लेलिस्ट है पॉलिटिकल साइंस वाला, उसमें आपको मिल जाएगा इसका सारा वीडियो। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो अन्य चैप्टर्स मैंने डाले हैं। आतंकवादी हमले के कारण अमेरिका के 2 प्रमुख केंद्र कौन से प्रसिद्ध हो गए थे? 2 प्रमुख केंद्र जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन आतंकवादी हमले के कारण जो है प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य आतंकवाद का शिकार रहा है? जम्मू एवं कश्मीर। इसी को ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है 4 ऑप्शंस के साथ, तो आपको जब पता होगा करेक्ट कौन सा है तो उसी को चूज करेंगे यहाँ पे ना। आतंकवाद के कोई
से 2 रूप बताइए। मानव बम, जिसमें इंसान जो है अपने कमर पर विस्फोटक बम लगाकर मानव बम बन जाता है, ठीक है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो आतंकवाद है, टेररिज्म, इसको कहा गया है, जिसमें राज्य जो है सह देती है आतंकवादी गतिविधियों को। किन्हीं 3 आतंकवादी संगठनों के नाम लिखिए। 3 आतंकवादी संगठन जो भी आपको याद रहे, अलकायदा, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। किन देशों को राज्य प्रायोजित आतंकवाद का समर्थक माना जाता है? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को कौन बढ़ावा देते हैं? तो इसका आंसर हो गया क्यूबा, ईरान, इराक, लीबिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी यमन और सीरिया को राज्य प्रायोजित समर्थक माना गया है, ठीक है, राज्य प्रायोजित आतंकवाद का समर्थक माना गया है। सीरिया में सक्रिय आतंकवादी समूह का नाम क्या है? ISIS।